आज हमें स्टार्ट करना है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं कि जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पर अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो एक रूल और एक स्ट्रक्चर में करते हैं। तो वो रूल्स क्या है और वो स्ट्रक्चर क्या है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डे बाय डे रिकॉर्ड करेंगे। तो गोल्डन रूल्स हमें ये सिखाएंगे कि अगर आपको ट्रांजैक्शंस करनी है तो किस रूल को फॉलो करके ट्रांजैक्शंस करनी है। तो गोल्डन रूल्स 3 टाइप के होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। मींस की पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट होता है सिर्फ और सिर्फ पर्सन, फर्म और एंटिटी के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी पर्सन के लिए। इसमें किसी भी आइटम की और एक्सपेंस और इनकम की बात नहीं आती है, इसमें सिर्फ पर्सन की और कंपनी की बात आती है। अगर आप कंपनी से पैसा ले रहे हो या कंपनी को पे कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आप इस रूल को फॉलो करते हुए करोगे जो पर्सनल अकाउंट में हम अभी पढ़ रहे हैं। सेकेंड, रियल अकाउंट जो ऑलवेज टेंजिबल आइटम्स के ऊपर बात करता है। टेंजिबल आइटम्स मींस कि जिसको आप टच कर सकते हो। तो उन सभी चीजों के अकाउंट बनाना जो पर्टिकुलर थिंग्स है, जैसे कि आपकी एसेट्स के अकाउंट, गुड्स के अकाउंट, मतलब परचेज और सेल्स के। तो एसेट्स के अकाउंट आएंगे इसके अंदर और परचेज और सेल्स के अकाउंट आएंगे। तो गुड्स वगैरह वगैरह से रिलेटेड और फर्नीचर एसेट्स वगैरह से रिलेटेड सारे अकाउंट जो बनते हैं वो हमारे किस अकाउंट के अंदर बनेंगे? रियल अकाउंट। हाँ राइट, टेंजिबल और इंटेंजिबल बोथ, यस दोनों आते हैं। और थर्ड वन होता है हमारा कौन सा? नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर आप अपने एक्सपेंसेस और इनकम को मेंशन करो। तो एक्सपेंसेस और इनकम सारे आपके कवर, प्रॉफिट और लॉस भी वो आपका कवर होगा नॉमिनल अकाउंट। तो जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। लाइट ऑफ कर दो। बस ठीक। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो भी पैसा रिसीव कर रहा है वो डेबिट होने वाला है और जिससे जा रहा है पैसा वो क्रेडिट होने वाला है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको जर्नल एंट्री किए एक दो साल हो गए हो, से ऊपर हो गए? ठीक है, एक साल ही हुआ है फिर भी भूल गए हो। आपके नाम रखे कितने साल हो गए? 18-20 साल हो गए होंगे लगभग। वो याद कैसे? वो तो नाम है, डेली बोलते हैं। कोई नहीं, अब डेबिट द रिसीवर भी डेली बोलेंगे तो वो भी याद हो जाएगा। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्या मीनिंग होता है इनका कि जितने भी पैसा रिसीव करने वाले पर्सन और कंपनी है वो हमेशा डेबिट होंगे। अब आप सभी को पता है कि जो दो नाम बोले जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट, इनका क्या मीनिंग होता है? पर्टिकुलर ये डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, कोई बता सकता है? हाँ वो तो रिसीवर लिखा है, बट इस डेबिट वर्ड का मीनिंग क्या है? कोई भी बताए, डेबिट क्यों बोला जाता है? वो भी तो उसने बोला, डेबिट द रिसीवर। कौन सा बैलेंस? और क्रेडिट, ठीक है, वो रिसीवर वाला बैलेंस हो गया जो आ रहा है। बट ये डेबिट वर्ड कहां से आया, क्रेडिट वर्ड कहां से आया? देखिए, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट का कोई ऐसा डिक्शनरी का कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ अकाउंटिंग वर्ड्स है जिनको हमें नॉर्मली जो आप लोग बोल रहे हो उसी बातों से ही समझना पड़ेगा। पर्टिकुलर इसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है। तो आपका देख रहा था ना कि आपने अपने टीचर से पहले कभी पूछा होगा या नहीं पूछा होगा? नहीं पूछा ना, उन्होंने सिर्फ इतना समझाया कि डेबिट होता है जी, जो आ रहा है वो डेबिट होगा।
जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा, राइट ना। बट ये अकाउंटिंग के ही एक टेक्निकल वर्ड है, बेसिकली इनका कोई डिक्शनरी का कोई वर्ड नहीं, कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड ही पॉइंट को हम समझ लें। तो सेम एज कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, मतलब कि अगर पैसा आता है तो डेबिट होता है और जाता है तो क्रेडिट होता है। तो जिसके पास भी पैसा आ रहा है उस पर्सन का अकाउंट डेबिट करने वाले हैं, और जिससे जा रहा है वो क्रेडिट करने वाले, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और जनरल एंट्री का फॉर्मेट समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास कि पेड कैश टू वुमन 10,000 रुपीज। तो अगर इस ट्रांजेक्शन को, इस एंट्री को अगर हम एक जनरल एंट्री के फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? पहले एक फॉर्मेट बनता है, पहला कॉलम होता है डेट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर एक लेजर फोलियो का नंबर होता है। इस लेजर फोलियो का मतलब कि ये वाला अकाउंट लेजर में कितने नंबर पे है, ठीक है। बट अभी इसका यूज हमें यहाँ नहीं करना, और टैली के अंदर भी इसका ऐसा कुछ यूज नहीं है। वो थ्योरेटिकल वे में हमें पता होना चाहिए कि लेजर फोलियो एलएफ होता क्या है। तो फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। और हमें जो इसके अंदर यूज करना है वो कौन सा यूज करना है? तो सिर्फ इतना पार्ट है, कोई यूज करना है। हाँ, बट नीचे नरेशन का पार्ट आप जरूर ऐड करें, वो मैंडेटरी होता है टैली के अंदर भी, और किसी भी सॉफ्टवेयर में भी ये हर जगह मैंडेटरी होगा नरेशन डाल। तो पेड कैश टू अमन, अब इस चीज को हम यहाँ पर कैसे फॉलो करते हैं, कैसे इस बात को समझते हैं? तो इसने यहाँ पर लिखा है कि जो रिसीवर है वो डेबिट होने वाला है और जो गिवर है वो क्रेडिट होने वाला है। तो पेड कैश टू अमन, हम अमन को पैसे दे रहे हैं 10,000 रुपए, तो इसमें से रिसीवर कौन है? अमन। तो अमन का अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। क्रेडिट की बात समझते हैं। और क्रेडिट कौन होने वाला है? अब कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया कि हम कौन सी कंपनी के अकाउंट बना रहे हैं, और अब इस कंपनी में से किस अकाउंट से पैसा जा रहा है उस अकाउंट को हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिट कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हमको यहाँ मेंशन करना होता है कि ठीक है, हम अपनी कंपनी के अकाउंट बना रहे हैं, हमें पता है कि हमसे पैसा जा रहा है, बट हमसे कौन से अकाउंट से पैसा आ रहा है? हमारी कंपनी में से किस अकाउंट से पैसा आ रहा है, इसलिए उस अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। तो जिस अकाउंट से पैसा जाता है वो क्रेडिट होगा, और जिसके पास आता है वो डेबिट होगा। तो इसलिए यहाँ पर अमन अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट यही होना चाहिए, अमन अकाउंट डेबिट। अकाउंट को भी ऐसे ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिखना। और डीआर, फुल फॉर्म क्या होता है? डीआर की हाँ हाँ हाँ, तो डेबिट स्पेलिंग में ये आर वर्ड कहाँ आ रहा है? तो इसको आर ये कहाँ से आया? इस वर्ड के बारे में पूछ रहा हूँ। अब ये लॉजिक नहीं है, इसका मीनिंग है। नहीं नहीं, डेबिट रिसीवर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो डेबिट रिसीवर होता तो फिर तो पर्सनल में भी लगे, नॉमिनल में भी लग रहा होगा, हर डेबिट लगता है किसी के अकाउंट के। डीआर स्टैंड फॉर डेबिट रूल्स, याद रखना प्लीज। तो डीआर मींस डेबिट रूल्स, ठीक है, और सीआर मींस क्रेडिट, ओके। तो अमन अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि अमन को पैसा रिसीव हो रहा है, और किस से पैसा जा रहा है? हमारे अकाउंट में किस अकाउंट से पैसा जा रहा है वो अकाउंट हम इसमें मेंशन करेंगे, राइट। अब अगर ऊपर बैंक लिखा होता है या चेक लिखा होता तो कैश की जगह क्या आ जाता? बैंक अकाउंट। क्लियर है आप सभी को? तो अमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हमारी इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को डन करती है। और अब यहाँ पर दो कॉलम बने हुए होंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट वाले लाइन के सामने डेबिट वाले कॉलम में ही अमाउंट आएगी, और क्रेडिट इस टू से क्रेडिट बन जाता है। कभी भी गलती मत करना कि इसके सामने क्या मत लिखना, सीआर नहीं लिखना, ये टू ही क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, बट फिर भी ध्यान रखना। तो टू का मीनिंग ही क्या रहेगा? ऑलवेज क्रेडिट। तो हमको इसके सामने क्रेडिट लिखने की अलग से जरूरत नहीं। तो बस हमको इतना जरूर मेंशन करना है कि टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना है उसका अमाउंट। और ऑलवेज जब भी आप एंट्रीज करते हो मल्टीपल,
तो डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए, है ना। तो डेबिट की अमाउंट का कॉलम, डेबिट डेबिट के कॉलम के जितनी भी अमाउंट है वो उसका टोटल, और क्रेडिट की कॉलम की अमाउंट का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हुआ तो कहीं ना कहीं आपने जर्नल एंट्री में मिस्टेक की है, तो उसको आप ठीक करें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि आपको पेड कैश टू सुमित, सुमित डेबिट होगा और क्रेडिट कौन होगा, कैश। और अगर इधर बैंक बैंक लिख देते तो यहाँ पर भी क्या आ जाता, बैंक आ जाता। रिसीव कैश फ्रॉम अमित, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित। अब कैश डेबिट हो गया, क्यों हुआ डेबिट, क्योंकि हमारे किस अकाउंट में पैसा आ रहा है हमें वो बताना होगा, राइट ना। और कहां से आ रहा है वो उसको तो क्रेडिट कर ही दिया, तो जिसके पास पैसा आता है वो डेबिट होता है, जिससे जाता है क्रेडिट। रिसीव कैश फ्रॉम रमन, कैश अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। क्लियर है सारी चीजें, नोट डाउन, नोट करिए। नाम के साथ अकाउंट आ सकता है, मतलब जैसे नाम अमन अकाउंट लिखा है तो जैसे अमन अकाउंट, ये हाँ तो आएगा ना, नहीं कुछ अलग मैटर होगा, बट अमन अकाउंट जरूर आप मेंशन करें। अकाउंट मींस लेजर, उसका एक इंडिविजुअल अकाउंट है। मतलब कि यहाँ पर है वो कोई इशू नहीं। भूत है ऊपर, आवाज आई थी ना अभी। यही आ गई फिर ऊपर माउस। हाँ बहुत बहुत बड़े हैं, हम सुबह आते हैं तो हमको दिखता है 7 बजे, फिर बाद में छिप जाता है। इनकी टेबल बनाने की जरूरत है, डायरेक्ट आप जैसे आप नॉर्मली यूज करते थे, आप डायरेक्टली लिख सकते हो अमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। मास्क वेयर करो आप सभी। हो गया होगा, लास्ट वाली एंट्री भी होगी, रिसीव कैश फ्रॉम अमन।
हो गया। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी चीज आती है वो डेबिट होगी और जो भी चीज जाती है वो क्रेडिट होने वाली। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे कि आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, जा क्या रहा है, कैश। तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कैश। ठीक है, अगर चेक से खरीद रहे हो तो क्रेडिट है। ठीक है, सेम एज मशीन खरीद रहे हो तो मशीन टू कैश। गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स अकाउंट नहीं बनता, कौन सा अकाउंट बनता है। तो याद रखना, कुछ स्टूडेंट इस चीज में गलती करते हैं कि गुड्स अकाउंट ही बना देते हैं। नहीं, जब भी हम कोई भी चीज खरीदेंगे, कोई भी चीज मतलब जिस चीज का ट्रेड कर रहे हैं वो चीज खरीदेंगे तो उसका कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज। बट अगर आप ऐसी चीज खरीद रहे हो जो कि बिजनेस यूज के लिए है, जैसे फर्नीचर मशीन, तो उसी का ही अकाउंट बनता है, राइट। बट अगर आपका काम लैपटॉप का है, आप ट्रेडर है लैपटॉप के कंप्यूटर के, तो आपके लिए लैपटॉप कंप्यूटर क्या हुए, गुड्स हुए। तो जब आप इनमें से कोई भी चीज खरीदेंगे तो उसको किस अकाउंट से शो करेंगे, परचेज। बट अगर आपने अपने यूज के लिए कंप्यूटर खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, तो लैपटॉप या कंप्यूटर का ही अकाउंट बनेगा। जैसे फर्नीचर उसका बन रहा था, मतलब एसेट का ही अकाउंट। और ये कौन सी एसेट होंगी, फिक्स एसेट होंगी। ये चीज याद रखना, ठीक है। और जैसे कि अभी ऊपर आप जब ये काम कर रहे थे, रमन सुमित ये इनको पैसा दे रहे थे, ले रहे थे, तो ये भी तो हमारे डेटर या क्रेडिटर होंगे, तभी तो इनको पैसा दिया है, तब लिया। मतलब इनको उधार माल बेचा होगा तो ये हमारे कस्टमर मींस डेटर होंगे। और जब किसी से खरीदा होगा उधार माल, तब वो हमारे वेंडर या क्रेडिटर होंगे। तो कस्टमर को डेटर बोलते हैं और डेटर को कस्टमर बोलते हैं। दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना। कस्टमर वेंडर है, कस्टमर डेटर है, डेटर कस्टमर, और वेंडर क्रेडिटर है, क्रेडिटर वेंडर। तो जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर। ओके, तो अब जब भी हम इसका अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, तब ये सारी चीजें हमसे पूछता है कि आप अगर अमित का अकाउंट बना रहे हो तो अमित आपका डेटर है या क्रेडिटर है, वो आपको बताना होता है। जब आप एक फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हो तो आपसे पूछता है कि आपकी फिक्स एसेट है, करेंट एसेट है, या एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट बनाते हो तब वो आपसे पूछता है कि आपका ये कौन सा अकाउंट है। परचेज अकाउंट किस में जाता है, बैलेंस शीट या फिर किस चीज में जाता है, P&L में, ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट में। इसका ग्रुप बताएगा कौन कौन क्या होता है। सेल्स और परचेज अकाउंट का ग्रुप क्या होता है, वो एसेट होगी, वो लायबिलिटी होगी, वो प्रॉफिट होगा, वो एक्सपेंस होगा, वो क्या होगा। हाँ, बट ग्रुप क्या होगा, अकाउंट नहीं पूछता, ग्रुप। वो सेल्स और परचेज का ही ग्रुप में जाएगा। वो सेल्स और परचेज का ही एक ग्रुप होता है जो वो किससे सेटअप हो जाता है, ट्रेडिंग और P&L सेटअप हो जाता है, ग्रुप नहीं होता। ग्रुप क्या ही होगा इसका, सेल्स और परचेज ही इसके ग्रुप है। तो जब आप टैली के अंदर इनके अकाउंट बनाओगे तब परचेज और सेल्स को परचेज और सेल्स में ही डालोगे, उनके अंडर ग्रुप परचेज और सेल्स ही रहेंगे। फिर वो ट्रेडिंग और P&L से लिंक होते हैं अपने आप, वो अपने आप सेटअप करेंगे। गॉट इट। अब जैसे कि इसमें चलो वो आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये वाला समझ में आ गया। और अगर आप सोल्ड गुड्स कर रहे हो, सोल्ड प्रिंटर कर रहे हो तो कैश टू प्रिंटर, और सोल्ड गुड्स कर रहे हो तो कैश टू सेल्स। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है, नोट कर लो। सर पर्सनल में तो 3 रुपए में जैसे
वो चीज हमें नहीं करनी है, उस चीज का यहाँ पे यूज नहीं। हो गया? तो मैं समझ में आ गया कार्तिक? आप सभी को टैली ईआरपी की बुक मिली हुई है ना? तो जो चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो बुक में जाकर आप पढ़ा करें करके, थोड़ा एडवांस पॉइंट भी दे रखा होगा, तो उसमें भी जो डाउट निकलते हैं वो पूछ लेना। हो गया ना ये? और सोल्ड पर प्रिंटर और सोल्ड गुड्स की भी एंट्री कर लेना। डन? नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। जितने भी खर्चे होंगे वो डेबिट होंगे, जितने भी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी, है ना? ऐसा ही होता है ना? मतलब जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं, जितने भी इनकम होती है क्रेडिट होती है। ऐसा ही होता है पक्का? राइट, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। आपको कंफ्यूज करूं ना करूं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, मतलब प्रॉफिट। तो अब अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट? तो आपसे पैसा जा रहा है और किस में जा रहा है? सैलरी अकाउंट में, राइट? तो इसलिए आपने उस एंट्री को क्या शो कर दिया? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सेम एज अगर आप यहाँ पर कमीशन मिल रहा है आपको, तो एंट्री क्या करोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और वो क्रेडिट हो जाएगा कमीशन रिसीव।
ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक हमें डन करने हैं। ये एंट्री तो ठीक है हम कर लेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश टू कमीशन रिसीव, कैश टू इंटरेस्ट रिसीव। इन सभी एंट्री का मतलब पता है? इनमें से किसी एंट्री का मतलब पूछना है तो पूछ लो। सेम सैलरी रिसीव हो रही है कैश टू सैलरी, और रेंट रिसीव हो रहा है कैश टू रेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो इसमें पूछ लो। नहीं है कंफ्यूजन, पक्का नहीं है, श्योर? ठीक है, तो ये एंट्रीज आप खुद करेंगे, नॉर्मली एंट्रीज है, कोई ज्यादा हैवी नहीं है। बट हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो उन तीनों रूल के बाद कुछ टॉपिक वाइज मैंने एंट्रीज यहाँ पर बनाई हुई है, जैसे बैंकिंग एंट्री, बैडेड एंट्री, डेप्रिसिएशन एंट्री, आउटस्टैंडिंग एंट्री। तो मतलब अलग अलग टॉपिक पर यहाँ पर एंट्रीज आएंगी, तो उनको भी रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्या होगा कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो तो क्या एंट्री होती है? बैंक टू कैश। बैंक के पास पैसा आ रहा है और आपसे जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक से निकाल रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने पीएनबी बैंक से एसबीआई बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है, एसबीआई टू कैश, एसबीआई टू पीएनबी, फंड ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी। बट ये जो ट्रांसफर किया है ये आपने अपने अकाउंट में किया है, एसबीआई में आपका अकाउंट है, पीएनबी में भी आपका अकाउंट है, उस केस में ये वाली एंट्री होगी, है ना? बट अगर आपने लाइक किसी अनदर पर्सन के अकाउंट में या कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया तो पर्सन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट ना? अगर आपके बैंक में कोई थर्ड पर्सन मतलब कोई अनदर पर्सन बैंक का पैसा ट्रांसफर कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सन, यही होगी। ये चीजें याद रहेंगी ना? तो वही पॉइंट यहाँ पर है। अब अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो चेक से तो रेंट टू एसबीआई या बैंक, सैलरी पे कर रहे हो चेक से सैलरी टू बैंक, चेक से सैलरी मिल रही है बैंक टू सैलरी, चेक से रेंट मिल रहा है बैंक टू रेंट, ऐसे ही होगा। बस कैश की जगह बैंक में आ जा रहे हैं, बाकी चीजें सेम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बैड डेट्स ट्रांजैक्शन। कि मुकेश से आपने 5,000 रुपए लेने थे जो कि वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो बैड डेट बन गया, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। पता है क्यों? अगर वो हमें पैसा दे देता तो मुकेश से हमें पैसा आ जाता तो एंट्री क्या करते? कैश अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। हाँ जी पूरे। और अब क्या हुआ कि उसने दिए नहीं तो यस कैश की जगह हम कौन सा अकाउंट बना देंगे? बैड डेट। ठीक है, अब बैड डेट्स का अकाउंट बनाया और ये एंट्री की, ठीक है, तीनों रूल में से किस रूल में जाएगी? पर्सनल, नॉमिनल, रियल, किस में जाएगी? ठीक है, नॉमिनल। ऑब्वियसली डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए नॉमिनल में जाएगी, इतनी सोचने वाली इसमें बात नहीं है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैड डेट हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो उसको बैड डेट अकाउंट में डाल दिया। अब ये बताओ बैड डेट अकाउंट कौन से अकाउंट में रहता है? खर्चा होता है, लायबिलिटी होती है, सेट होता है, इनकम होती है, क्या होता है? लायबिलिटी साइड में होता है, लायबिलिटी साइड में होता है। सोच लो एक बार, कोई बात नहीं। जब आप अकाउंट बना रहे हो फाइनल, आपने पीएनएल से स्टार्ट किया तो एक बार तो आपको कहाँ दिखाना होगा? लायबिलिटी साइड आएगा। क्या पीएनएल में दिखाते हैं इसको एक्सपेंसेस के अंदर? क्या कह रहे हो?
तो वो डेटर में से माइनस होता है, डेटर में से तो एसेट साइड मतलब आपको शो करना पड़ेगा लेस करके। फिर आपको एक्सपेंस भी आपने शो किया होगा, तो दो जगह कहाँ पे आ सकता है, पेंडल में भी दिखा रहे हो, बैलेंस शीट में से भी लेस कर। अगर आप उसको क्या कर रहे हो, एडजस्टमेंट दोनों की दिखा रहे हो, तो फिर आप ठीक है पेंडल में से फिनिश कर दोगे, नहीं तो फिर आगे इसको पोस्टपोन करना है, प्रोविजन बनाना है कि आगे जाके यस वो आ सकता है, तो फिर उसको लाइबिलिटी में आप प्रोविजंस के अंदर शो करो, प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स, तो फिर लाइबिलिटी में आएगा। अगर आपने इसको खत्म ही कर दिया पेंडल से, तो फिर आगे पोस्टपोन इसको नहीं करोगे, क्योंकि इसने आपने इसको खर्चा मान लिया टोटली, राइट। तो ये किसके अंदर आएगा, प्रोविजंस के अंदर लायबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी है तो रिकवर होने की। अगर बिल्कुल ही खत्म मान लिया है तो फिर पेंडल में दिखा के फिनिश करो, ठीक है। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब अगर आपने कोई भी एसेट खरीदी है तो उसकी वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। लाइक आपने कोई भी मशीन खरीदी और वो उस मशीन की वैल्यू है लाइक 10,000 रुपीज, और अब क्या होगा कि ये 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी, 31 मार्च 2021 तक आपने बहुत यूज की इसको, तो अगले साल जब आप बेचने जाएंगे क्या वो 10,000 रुपए की सेल हो जाएगी? नहीं होगी, तो मतलब कुछ ना कुछ कम में सेल होगी। तो सपोज वो वाली जो मशीन है 7,000 में सेल हो रही है, तो 3,000 रुपए कहाँ जाएंगी? डेप्रिसिएशन, राइट। दो तरीके के डेप्रिसिएशन होते हैं, बोल दो बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डेप्रिसिएशन के। तो अब इसको ध्यान से समझना, समझा रहा हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब कि अगर 10,000 रुपए की मशीनरी है तो सपोज इस पे 10% लगता है, एग्जांपल ले रहे हैं 10%, बाकी फिक्स होता है कि 5% है, 7% है, 10% है, जितना भी है वो देख लेंगे। तो सपोज इस 10,000 रुपए के ऊपर 10% लग गया, क्या डेप्रिसिएशन, SLM मेथड को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। तो अब इस ईयर में जो अगला साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 में इस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,000 रुपए, राइट। और अगेन ये मशीनरी हमने यूज कर ली 31/3/2022 तक, राइट। अब इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? अब SLM मेथड क्या होता है कि ऑलवेज 10% कितने पे लगेगा? 10,000 पे। जो बची होगी उस पे नहीं, जितने की खरीदी थी उसी पे 10% माइनस होता रहेगा हर साल। स्ट्रेट लाइन मेथड, बिल्कुल स्ट्रेट मेथड है कि स्टार्टिंग से जितना चल रहा था उतना ही चलता रहेगा। तो अगेन कितने रुपए आप इसमें से माइनस कर दोगे? तो 8,000 रुपए आपका किस डेट को रह जाएगा? इस डेट, ठीक है। तो अगले साल 1 अप्रैल 2022 के इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? 8,000। क्लियर। एक दूसरा मेथड और होता है, कौन सा? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन में क्या होगा कि 10,000 रुपए की खरीदी और यहाँ पर 10% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो आपका 10% 1,000 हो गया, तो बच गए कितने? और अगला डेप्रिसिएशन कितने के ऊपर लगेगा? 9,000। ठीक है, तो अब 9,000 में से 10% माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 900। तो अगले साल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 82। यहाँ पे कितनी थी? 8,000। ठीक है। मोस्टली कंपनी क्या यूज करती है? स्लेट लाइन मेथड। बाकी डिपेंड करता है इनकम टैक्स के रूल के ऊपर कि उस कंपनी को टर्नओवर के हिसाब से कौन सा मेथड उसके ऊपर लगाए। बाकी कंपनी इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकती है, गवर्नमेंट उस चीज के लिए बना, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कोई भी यूज कर सकती है, बट कंपनी पे डिपेंड इन दोनों में से कौन सा यूज
यूज कर रही है, मोस्टली कौन सा यूज कर रही है? हाँ, अगर अकाउंटेंसी में जो है एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही बेनिफिट या लॉस वगैरह हो रहा है तो फिर हम वो भी यूज कर सकते हैं, और डिपेंड है कि जब अकाउंट्स बनाएंगे तो लॉस प्रॉफिट देख लेंगे कि इससे कितना लॉस प्रॉफिट होगा, तो वही यूज करें। डेप्रिसिएशन क्लियर? अब सपोज क्या है कि हमने मशीन खरीदी थी 10,000 रुपए की, और इस ईयर में हमें पहले साल में 1,000 रुपए का यहाँ पे हुआ, 1,000 का यहाँ पे हुआ, राइट? तो हम हर साल 31 मार्च को एक एंट्री बनाते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो एंट्री क्या होती है कि जैसे मशीन 10,000 रुपए की थी, उस पे 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया, तो एंट्री क्या करोगे आप? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और यहाँ पर 1,000 रुपए 1,000 रुपए, राइट? और अब कितनी वैल्यू बच जाएगी मशीन की? 9,000 रुपए। अब अगर वो कंपनी वो सेल कर रही है मशीन को, तो कितने रुपए में सेल कर सकती है? 9। अब अगर वो सपोज क्या कर रही है, 7,000 में सेल कर रही है, राइट? तो उसकी वैल्यू बची है 9,000 रुपए, बस वो सेल कर रही है 7,000 रुपए, तो वो 2,000 और कहाँ चाहिए? कहाँ लॉस कैसा दिखाओगे? डेप्थ में? इसमें डेप्थ में बताओ, ये 2,000 रुपए कहाँ दिखाओगे? सस्पेंस भी तो क्लियर करना पड़ेगा सर। इसके 2-3 तरीके बन सकते हैं, मैं क्लियर करता हूँ। पहला तो दिखा सकते हो, लो मशीन डैमेज हो गई, लॉस डैमेज ऑफ मशीन, वो 2,000 रुपए उसमें दिखा दोगे, आपका खर्चा बन जाएगा, ठीक है। दूसरा उसको इंसिडेंटल लॉस को था 2,000 रुपए का, मतलब डैमेज वाला, हाँ ये भी कर सकते हो। एक क्या मतलब दूसरा एक क्या बन सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो उसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हो, ठीक है। तो दो दो पॉइंट यहाँ पर आप यूज कर पाओगे। पहला पॉइंट क्या था कि आप उसको डैमेज में दिखा दो, डैमेज होने के कारण वो कम नहीं है। दूसरा उसको किसमें दिखा दो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मतलब डायरेक्ट लॉस में दिखा दो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, राइट? तो इस तरीके से तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है। अब अगर इसे हम सेल कर रहे हैं 7,000 रुपए में, तो एंट्री आप क्या दिखाओगे? फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 7,000 रुपए। लॉस ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000 टू मशीन, कितने रुपए? 9,000। और 1,000 की आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पर कर रखी है, राइट? तो 10,000 इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये दोनों एंट्री समझ में आ गई। और अगर डैमेज के कारण हुई है, मशीन डैमेज, तो उसके अंदर दिखा दो आप, राइट? अब डेप्रिसिएशन जो जाएगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल में जाएगा, डेबिट ऑन द एक्सपेंस। समझ में आ गया? और बैड डेट्स की एंट्रीज को भी कर
हो गया। हो गए। हो गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट ट्रांजेक्शंस। दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड और कैश। ट्रेड कभी भी शो नहीं होता है बट लेस जरूर होती है इसकी अमाउंट, और कैश डिस्काउंट क्या होगा, लेस भी होगा और शो भी होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ट्रेड लेवल पर होगा कि जब भी आप कुछ गुड्स खरीद रहे हो तब ही आपको उधार के टाइम पर मिलेगा। जैसे कि कंपनी कहती है कि अगर आप 50,000 का माल खरीदते हो तो हम आपको 2,000 का फ्री दे देंगे, या 2,000 रुपए आपको, अगर आप 50,000 रुपए का माल खरीदते हो तो 50,000 वाला मतलब आपको 45,000 मिलते, समथिंग ऐसा, ठीक है, या 45,000, तो वो किसके अंदर कवर होगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, अगर आप मेंशन्ड है गुड्स परचेज फ्रॉम रमन 10,000 एंड गेट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन इट, तो सिर्फ एंट्री आपको करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट, और जितने रुपए का माल था उसमें से 10% लेस करके वो अमाउंट लिखनी है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। कैश लेते और देते टाइम अगर कोई डिस्काउंट होता है तो उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। दो तरीके के होंगे, अगर आपने किसी से पैसा लेना है और आप उसको कहते हो कि मैं आपको डिस्काउंट देता हूं, आप मेरा पैसा इस टाइम तक दे दे, अगर आप मुझे मेरा पैसा इस टाइम तक दे देते हो तो मैं आपको इतना % डिस्काउंट दूंगा, तो वो पैसा दे जाता है टाइम से और डिस्काउंट ले जाता है। तो डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए हुआ, उसके लिए रिसीव हुआ, मेरे लिए खर्चा है, उसके लिए इनकम है, क्योंकि मेरे पैसे तो लॉस में चले गए बट उसके पैसे बच गए, ठीक है। तो अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं तो उसे डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, और उसकी एंट्री कैश, जैसे मुझे किसी से पैसा लेना है और 10% डिस्काउंट मैंने उसको दे दिया, अलाउ कर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि खर्चे तो हमेशा या लॉस तो हमेशा डेबिट ही होते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो हमें टोटल 90,000 कैश में आ गया, 10,000 डिस्काउंट में आ गया,
1 लाख अमित में आ, अमित का हिसाब किताब पूरा क्लियर हो गया होगा, अमित का अकाउंट 0 हो गया होगा, क्योंकि अमित से पैसा किस किस में डाल दिया, 90,000 तो कैश में डाल दिया और 10,000 डिस्काउंट। ठीक है, ये एंट्री जिसको समझ नहीं आई पूछ लो। नेक्स्ट है पेड कैश टू रमन 50,000 एंड डिस्काउंट रिसीव 10%। मैंने रमन को पैसे देने थे, उसने मुझे बोला कि अगर आप मेरे पैसे टाइम से देते हो तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो मुझे डिस्काउंट मिल गया, मतलब मेरे पैसे बचेंगे और जिस पैसे उसको देने थे उसको दे दिए बचे हुए। तो अब एंट्री क्या होगी कि मैंने उसको पैसे देने हैं, तो सिंपल सी, अगर उसको पैसे दे रहा हूं तो रमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक तो ये बन जाएगी। तो रमन अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट, कैश में कितना पैसा दिया 45,000, बट 5,000 रुपए डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट ऑल द इनकम सेट या गेन्स। तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर। तो अब यहाँ पर ये एंट्री जो आपको होगी कौन सी होने वाली है, रमन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ये एंट्री यहाँ पर समझ में आ गया, नोट कर लो। सारा फाइल खत्म नहीं हो गया आज। अब सोम्या क्या हुआ, डाउट तो बेटा मुझसे पूछ। नेक्स्ट क्लास से आप सभी के ऊपर जर्नल एंट्री की बौछार होने वाली है, तो रेडी होकर आइएगा पहले से। क्यों मामा भी जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, गाँव। बताओ हैं, उसको बैकअप कौन देगा, सोचना नहीं, तो नहीं आएगा। ठीक है, क्या रहता है, अभी कर लो, बाद में एडिट कर लेना उसको जो भी है। पहले जो दिख रहा है उसको नोट कर लो, जो रहेगा बाद में करवा दूंगा। हो गया, हो गया।
नेक्स्ट है ड्रॉइंग ट्रांजैक्शंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। घर के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया तो सिंपल सी बात की ड्रॉइंग्स में रहेगी एंट्री। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रॉ कैश फ्रॉम कंपनी फॉर पर्सनल यूज 20,000, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट कौन से ग्रुप का पार्ट है, किस में जाएगा? P&L के अंदर, एक्सपेंसेस में, इनकम्स में, या बैलेंस शीट में, लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर में कहां से लेस होता है? ठीक है, तो कैपिटल से लेस होगा, बट आप एंट्री तो कर दोगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जैसे कि घर से पैसा आपने बिजनेस में लगाया, घर से पैसा बिजनेस में लगाया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब बिजनेस से घर के लिए निकाल लिया तो माइनस तो कैपिटल में से ही होना है। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है? कैश टू कैपिटल। और घर के यूज के लिए पैसा निकाल लिया तो ड्रॉइंग टू कैश, बट उसका अलग से अकाउंट बनता है ड्रॉइंग। बट अगर गुड्स निकाल लिया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। मतलब आपने माल खरीदा होगा तो परचेज अकाउंट में रखा होगा ना, तो अब ड्रॉइंग अकाउंट में कौन से अकाउंट से जा रहा है? परचेज अकाउंट से। तो इसीलिए ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग, पिछले 2 महीनों का रेंट बैलेंस है, पेंडिंग है। तो अगर रेंट पे करने की एंट्री करते हो तो क्या करते हो? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर आउटस्टैंडिंग का पहले ड्यू दिखाना है कि ड्यू है, ड्यू डेट मतलब जैसे होता है ना कि आपको 15 तारीख अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल की ड्यू डेट दे दी जाती है। अगर 15 तारीख तक भर देते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगी। 15 तारीख के बाद भरते तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, मतलब ड्यू बन जाएगा। तो फिर आपको आपके अकाउंट्स में एंट्री दिखानी पड़ती है। क्या एंट्री दिखानी पड़ेगी अगर आपने ड्यू डेट तक पैसा नहीं भरा तो? रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्या बनेगी? यही बनेगी, रेंट आउटस्टैंडिंग टू रेंट अकाउंट। नहीं, सिर्फ आउटस्टैंडिंग बनाने की बेटा। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट का अकाउंट तो क्या होगा? ऑलवेज डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग बन रहा है तो इसलिए इसको एक नया अकाउंट बनाकर उस क्रेडिट शो कर। सपोज क्या हुआ कि हमने क्या करना था, रेंट पे करना था। तो रेंट अगर पे कर रहे हैं तो एंट्री कर देते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से पैसा निकाला, किस में डाल दिया? रेंट में। अब पे करना है तो इसलिए कैश की जगह आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना देंगे नया, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब रेंट आउटस्टैंडिंग से पैसा किस में डाल दिया? रेंट में। तो रेंट का अकाउंट तो हो जाएगा 0, बट रेंट आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो जब वो पे करेंगे तो एंट्री का बन जाएगी रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले तो आउटस्टैंडिंग दिखाना है कि बैलेंस है, ड्यू है, तो एंट्री का बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और फिर जब रेंट आउटस्टैंडिंग पे करेंगे तो एंट्री का बनेगी रेंट आउटस्टैंडिंग टू कैश या बैंक, जैसे भी कर रहे हैं हम। हर एक एक्सपेंस के लिए ऐसा होगा, सैलरी हो या बैंक चार्जेस हो या कोई रिपेयरिंग चार्जेस हो या रेंट वगैरह हो या जो भी, बस रेंट की जगह उसका नाम ऐड होगा। ठीक है, नोट कर लो ड्राइंग की और आउटस्टैंडिंग।